जैसे कि हमें पता है न्यूरल नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, डेटा को हम पैरेलली फीड कर सकते हैं। x1 x क्रिएट करेगा, वे w1 x2 क्रिएट करेगा, w2 ऐसे xn क्रिएट करेगा wn, और डेटा को हम लोग पैरेलली फीड कर सकते हैं, जिस वजह से क्या होगा, इससे सिस्टम काफी फास्ट होता है। ऐसा नहीं x1 के बाद x2 आएगा, फिर सारे जो डेटा और जो वेट्स हैं x1 w1 x2 w2 x3 w3 ऐसे यहाँ पे जगह सेव हो जाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i1 to n xi into wi। फिर एक मैथमेटिकल लॉजिक f यूज करके, जिसे एक्टिवेशन फंक्शन भी बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क आउटपुट प्रोड्यूस करता है y। आउटपुट का इक्वेशन है y is equal to f of summation i is equal to 1 to n xi into wi। अब जैसे कि हमें पता है न्यूरल नेटवर्क का इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। सबसे पहले उसमें हिडन इनपुट लेयर होता है, जहाँ पे डेटा को फीड करते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग इनपुट लेयर। दिस इज कॉल्ड द इनपुट लेयर, जहाँ पे डेटा को फीड करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास रहता है एच मतलब हिडन लेयर, जहाँ पे डेटा की एनालिसिस होती है। और फाइनली हमें मिलता है, हमारे पास रहता है आउटपुट लेयर, जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। जनरली डेटा इनपुट लेयर से हिडन लेयर, हिडन लेयर से आउटपुट लेयर की तरफ ट्रेवल करता है। कभी अगर हम लोग आउटपुट लेयर में जो एरर्स आ रहे हैं, इसको अगर वापस से इनपुट लेयर की तरफ फीडबैक कर दें, तो इसे कहते हैं हम लोग बैक प्रोपोगेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक प्रोपोगेशन। अब हम एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स को देखेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क का मतलब ये है, जहां पे एक्चुअली देखा जाए तो क्लोज्ड लूप्स हो, जहां पे क्लोज्ड लूप्स हो स्ट्रक्चर में। तो इसका क्या मतलब है बेसिकली, अगर या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए कोई इनपुट एक्स है, ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है वाई। इनपुट एक्स क्या करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है वाई। तो वाई किस पर निर्भर करता है, एक्स के ऊपर निर्भर करता है। आप इनपुट को चेंज करेंगे, आप इनपुट को चेंज करें, आपका आउटपुट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि जो, मान लीजिए इनपुट एक पर्टिकुलर टाइम t-1 पे आपने दिया पास्ट में, उससे का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, वो जो पुराना आउटपुट है वो अगर वापस से इनपुट बन के नए आउटपुट को किसी तरीके से अफेक्ट कर सकता है। कहने का मतलब है, अगर इसको हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें, जो पुराना इनपुट है उससे पुराना आउटपुट मिला, पुराना आउटपुट अगर वापस से नया इनपुट बन जाए, पुराना आउटपुट अगर नया इनपुट बन जाए और नए आउटपुट को अफेक्ट करने लगे, इस तरीके से के न्यूरल नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो देखिए यहाँ पे इसे क्लियरली समझ सकते हो आप, आउटपुट जो t-1 पे है, वो इनपुट बन रहा है t पे, और आउटपुट जो t पे है वो वापस से इनपुट बन रहा है t+1 पे। मतलब t-1 का आउटपुट टी के आउटपुट को इफेक्ट कर रहा है, और टी का आउटपुट t+1 के आउटपुट को इफेक्ट कर रहा है। मतलब पुराने आउटपुट्स न्यू आउटपुट्स को इफेक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, इसको अगर आप इस तरीके से भी देखें, यू कैन से दैट ओल्ड आउटपुट्स ओल्ड आउटपुट्स आर अफेक्टिंग न्यू आउटपुट्स। पुराना आउटपुट्स न्यू आउटपुट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, तभी तो t-1 वाला टी वाला आउटपुट को अफेक्ट कर रहा है, टी वाला t+1 को अफेक्ट कर रहा है। तो इसका ये मतलब है, जो आउटपुट y है, ये सिर्फ ओनली आउटपुट जो y है, वो सिर्फ इनपुट x पे डिपेंड नहीं करता। वो क्या कर रहा है, t-1 वाले मतलब पास्ट आउटपुट्स पर भी डिपेंड कर रहा है। तो प्रेजेंट आउटपुट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन इनपुट। the y does not depend only on x। y सिर्फ जो है x पे डिपेंड नहीं करता, it also depends on it also depends on past outputs। तो पास्ट के आउटपुट्स पे भी डिपेंड करता है।
इस तरह के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क। दिस इज कॉल्ड अ रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क। पुराना आउटपुट जो है अभी का आउटपुट को अफेक्ट करेगा, इसे कहते हैं रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क। कई बार हम कहते हैं रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क ऐसा न्यूरल नेटवर्क है विच हैज मेमोरी। रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क के पास मेमोरी होता है। मेमोरी मतलब याद रखने की काबिलियत। कैसे? क्योंकि नया जो आउटपुट t+1 पे है, नया जो आउटपुट है t+1 पे, उसको कौन इफेक्ट कर रहा है? टी वाला इफेक्ट कर रहा है ना। तो टी वाले को तो आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, पुरानी चीज को आप स्टोर करके रख रहे हो ना। टी को कौन इफेक्ट कर रहा है? t-1 वाला इफेक्ट कर रहा है ना। तो पुराना चीज जो है नए चीज को, ओल्ड चीज जो है न्यू चीज को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स को बोलते हैं रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। हम कहते हैं ऐसे न्यूरल नेटवर्क के पास मेमोरी होती है, क्योंकि ओल्ड पुरानी चीजों को स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको अगर पुराना कुछ डॉक्यूमेंट सेव करना है अपने मोबाइल फोन में, तो मोबाइल फोन में आपका अगर मेमोरी चाहिए कि नहीं चाहिए? मेमोरी नहीं होगा तो स्टोर कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। दीज आर कॉल्ड रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। अब रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स में बहुत एक इंपॉर्टेंट जो आपका कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग शॉर्ट टर्म या LSTM न्यूरल नेटवर्क। LSTM स्टैंड्स फॉर लॉन्ग शॉर्ट टर्म न्यूरल नेटवर्क। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग शॉर्ट टर्म न्यूरल नेटवर्क का क्या मतलब। इसमें एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और एक शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होती है। इसमें दो तरह की मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब है जहां पे बहुत पुराना डेटा, लॉन्ग ओल्ड, बहुत पुराना डेटा जहां पे स्टोर्ड रहता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या रहता है? रीसेंट डेटा, रीसेंट अभी अभी का डेटा, रीसेंट डेटा यहाँ पे स्टोर रहता है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत पुराना डेटा स्टोर रहता है और शॉर्ट टर्म में रीसेंट डेटा स्टोर्ड रहता है। और जो हमारा लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली ये यहाँ पे जो एक्स आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से एक्चुअली इनपुट फीड करते हैं, इसे कहते हैं इनपुट वेक्टर। और जो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे CT, इसको कहते हैं मेमोरी फ्रॉम करंट ब्लॉक। ये जो HT इसे कहते हैं हम लोग आउटपुट ऑफ करंट ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन और एडिशन वेक्टर ऑपरेशंस है। तो यहाँ पे बेसिकली दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बायस। ये जो गोला आप देख रहे हो इसे बायस, बायस कुछ भी नहीं है, एक कांस्टेंट है। और आउटपुट ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, इसको जो हम देख सकते हैं यहाँ पे HT-1, ये हमारा आउटपुट ऑफ प्रीवियस ब्लॉक है, ये मेमोरी ऑफ प्रीवियस ब्लॉक है। तो आप देखिएगा, आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, करंट ब्लॉक का जो आउटपुट है HT, अभी का आउटपुट जो है Y, इसमें दोनों चीजें जा रही। क्या क्या जा रही है भाई? प्रीवियस मेमोरी भी जा रही है और साथ में आउटपुट ऑफ प्रीवियस ब्लॉक ये भी जा रहा है। तो ये दोनों चीजें ही जा रही हैं। इस वजह से हम कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं। इसको समझने का तरीका है ये बेसिकली। तो सबसे पहला चीज होता है, एक होता है इनपुट गेट, जो कि इनपुट को कलेक्ट कर रहा होता है। एक है आउटपुट गेट, जहां से आपको आउटपुट मिल रहा होता है। फिर होता है फॉरगेट गेट। फॉरगेट गेट ये बताता है कितना डेटा इंपॉर्टेंट है और कितना डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉरगेट मतलब क्या? भूलना। कितना डेटा को फॉरगेट कर देना है, कितने डेटा को उठा के लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देना है, और कितना डेटा नया है जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना है। जब हमारे पास बहुत सारा डेटा रहता है, कुछ डेटा को हम लोग क्या करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देते हैं, कभी कभार इस्तेमाल हो सकता है। और जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट डेटा को हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। इट इज समथिंग लाइक दिस कि मान लीजिए आपके पास कुछ क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, जो कुछ फूड से आपने बॉक्स में उठा, कोई शादी वादी में आप पहनोगे, सब मैरिज पार्टी वगैरह में आप पढ़ोगे पहनोगे, रोज नहीं पहनते हो आप, उठा के बक्से में डाल दिया। और एक आप रेगुलर पहनते हो, दूसरे वाला आप रेगुलर पहनते हो। तो ये वाला आपका लॉन्ग टर्म वाला हो गया, बहुत कभी कभी बहुत सालों से पड़ा हुआ है। शॉर्ट टर्म ये वाला। तो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी।
इसमें बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसको ये पता रहता है, डिसाइड करता है कि कितना मेमोरी याद रखना है, कितना भूलना है, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो कितना डेटा को रखना है, कितने डेटा को कीप करना है, कितने डेटा को रिमूव करना है। इसमें एरर फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है कि एरर को हम लोग फीडबैक कर सकते हैं वापस से इनपुट लेयर्स की तरफ। इसमें एरर फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है। तो इसमें बेसिक तीन इंपॉर्टेंट चीजें, इनपुट गेट जहाँ पे इनपुट आते हैं, आउटपुट गेट जहाँ से आउटपुट मिलता है, और एक फॉरगेट गेट जो ये बताता है कितना डेटा को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना है और कितने को शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना है। दिस इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द एलएसटीएम। अब हम एलएसटीएम का एक एडवांस्ड वर्जन यूज करने की कोशिश करेंगे, द मीन ग्रेडियंट एडम ऑप्टिमाइजेशन। मीन ग्रेडियंट एडम ऑप्टिमाइजेशन। तो जैसे कि हमें पता है इसमें एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है और एक शॉर्ट टर्म मेमोरी तो होता ही होता है। एलएसटीएम का फुल फॉर्म में लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरीज में तो ये दोनों चीजें होंगी ही होंगी। एक ये लॉन्ग टर्म मेमोरी और टू शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये दो चीजें तो इसमें होंगी ही होंगी। साथ में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडम ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है। मान लीजिए पूरा डेटा है आपके पास, एन सैंपल्स है, डेटा के कितने हैं, एन नंबर ऑफ सैंपल्स है, ये आपका डेटा है भाई, ये आपका डेटा की वैल्यूज है। आप क्या कर रहे हो, जहां पे आपका डेटा ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, रीसेंट रीसेंट जो डेटा सैंपल्स हैं, टोटल आपके पास कितने सैंपल्स हैं भाई, एन सैंपल्स हैं। अब ये लेटेस्ट आखिरी आखिरी वाले एल माइनस एम या एम माइनस एल, ये एम है, मान लीजिए इसकी वैल्यू जस्ट मान लो 100 है, जस्ट मान लेते हैं। एल की वैल्यू है 90। आखिरी के जो 10 सैंपल्स है, 100 माइनस 90 दैट इज 10। आखिरी के जो 10 सैंपल्स हैं, इसको हम अलग से एलएसटीएम को अगर फीड कर दें, तो एलएसटीएम के पास बेसिकली क्या होगा कि लेटेस्ट डेटा एक्स भी रहेगा, और उसका हम ग्रेडियंट भी अगर कैलकुलेट कर लें, डेल ई बाई डेल डब्ल्यू, लेटेस्ट डेटा में वेट्स के मुकाबले एरर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं मीन ग्रेडियंट एडम ऑप्टिमाइजेशन। तो मीन ग्रेडियंट एडम ऑप्टिमाइजेशन का मतलब बहुत सिंपल है, आखिरी आखिरी के जो लेटेस्ट सैंपल्स हैं डेटा के, जो आखिरी आखिरी के लेटेस्ट सैंपल्स हैं डेटा के, इसको अगर आप एलएसटीएम को अलग से वापस से फीडबैक कर दो, अलग से अगर इस डेटा को फीड कर दो आप एलएसटीएम को, इसे कहते हैं मीन ग्रेडियंट एडम ऑप्टिमाइजेशन। इससे न्यूरल नेटवर्क, एलएसटीएम नेटवर्क और फास्ट हो जाता है और जल्दी ट्रेन हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इसी हम लोग एक्सेलरेटेड एलएसटीएम का कॉन्सेप्ट देखेंगे अब हम। तो जो एडम ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, ये क्या करता है, एक मूविंग एवरेज कैलकुलेट करता है एम माइनस एन सैंपल्स का। तो बेसिकली एम माइनस एल सैंपल्स का मूविंग एवरेज का क्या मतलब है, देखिए आप इसको देखिए, इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो इससे आप समझ पाएंगे कि मूविंग एवरेज का मतलब क्या है। आपके पास यहां से लेके यहां तक का डेटा है, ठीक है, यहां से यहां तक का आपके पास डेटा है। मान लो फिलहाल आप यहाँ खड़े हो, मान लो फिलहाल आप टी पे खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, आपके लिए लेटेस्ट डेटा कहाँ से कहाँ तक का होगा, ये आपके लिए लेटेस्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका लेटेस्ट है, क्योंकि आप यहाँ फिलहाल यहाँ पे खड़े हो ना। अच्छा आप थोड़े से आगे चले गए और मान के चलिए आप यहाँ पे खड़े हो गए, तो आपके लिए लेटेस्ट क्या होगा, जस्ट आपके पहले वाला, ये आपका लेटेस्ट होगा। मान लीजिए आप आगे चल के यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो अब आपके लिए लेटेस्ट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका लेटेस्ट होगा। तो कहने का ये मतलब है कि आपका पोजीशन फिलहाल डेटा में, आपका पोजीशन जहां पे भी एक्स, उसके जस्ट पहले का जो रीसेंट एवरेज है, रीसेंट जो भी वैल्यू है, इसे कहते हैं हम लोग मूविंग एवरेज। दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के लिए अगर हम लोग एडम ऑप्टिमाइजेशन में अगर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना चाहे एम माइनस एम सैंपल्स का, उसका वो मूविंग एवरेज को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, mt is equal to beta t into mt minus 1 plus 1 minus beta t gt। यहाँ पे gt क्या है, इसे कहते हैं ग्रेडियंट, डेल ई डिवाइडेड बाई डेल डब्ल्यू, इसे कहते हैं ग्रेडियंट एट एनी टाइम सैंपल t। दिस इज कॉल्ड द ग्रेडियंट gt। gt क्या है, डेल ई बाई डेल डब्ल्यू। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट, एरर वेट के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जीटी। 1 - बीटा टी, यहाँ पे बीटा को कहा जाता है हाइपर पैरामीटर ऑफ द एल्गोरिथम, इसकी वैल्यू जनरली 0.9 से लेकर 0.99 के बीच में रहता है। जीटी को कहते हैं मूविंग एवरेज ग्रेडियंट एम माइनस एल सैंपल्स का। एमटी को कहते हैं मूविंग एवरेज एम माइनस एल सैंपल्स का। इस चीज को अगर अब ये कैलकुलेशन, अगर आप ये वैल्यूज आप अलग से एलएसटीएम को फीड कर दो, तो ये देखा गया है एलएसटीएम काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है
और ज्यादा एलएसटीएम एक्यूरेट हो जाता है, इसे कहते हैं एक्सेलरेटेड एलएसटीएम। तो नॉर्मल एलएसटीएम में से हमने एक इम्प्रूवमेंट करने की हमने कोशिश की है, जिसे हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं एडम ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप एडम ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हो तो नॉर्मल एलएसटीएम के मुकाबले आप फास्टर और मोर एक्यूरेट एलएसटीएम अचीव कर पाओगे। यहाँ पे एडम ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा, आपको मूविंग सैंपल्स का स्टैटिस्टिक्स देगा, इससे एलएसटीएम की लर्निंग और फास्ट या एक्सीलरेटेड हो जाएगी। अब एलएसटीएम को ट्रेन करने का तरीका क्या हो सकता है, कई तरीके से ट्रेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट अस से हमें पता है किसी भी न्यूरल नेटवर्क में आपको जैसे जैसे आप इटरेशंस बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे आप इटरेशंस बढ़ाते जाते हो, एरर क्या होता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। और एक्यूरेसी क्या होती है हमारी, एक्यूरेसी हमारी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक्यूरेसी हमारी बढ़ती है, एरर क्या होता है, घटता है। इसको अगर हम कलर चेंज करते हैं, सो द एक्यूरेसी इंक्रीजेस। जैसे जैसे इटरेशन आप बढ़ाओगे तो एक्यूरेसी इंक्रीज होगा, और आपका एरर क्या हो जाएगा, एरर क्या होने लगेगा, घटने लगेगा इटरेशन के साथ। और जैसे ही एरर मान लीजिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है और एरर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, हम ट्रेनिंग को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो हम लोग एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमें पता है मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करते हैं। प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू होता है एरर, उसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो एरर का स्क्वायर हो जाएगा। और n नंबर ऑफ सैंपल से अगर हम डिवाइड करते हैं ऐड करके, 1/n समेशन ऑफ i 1 to n pi minus i स्क्वायर, इसे कहते हैं हम लोग मीन स्क्वायर एरर। क्यों, क्योंकि प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू एरर है। अब एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है। आप अगर डायरेक्टली एवरेज कैलकुलेट करोगे, एरर 1 प्लस एरर 2 प्लस एरर n डिवाइडेड बाई n, ये हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए आप क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल एरर का स्क्वायर, एरर 1 स्क्वायर, एरर 2 स्क्वायर, ऐसे एरर n स्क्वायर। इसको स्क्वायर करके अगर आप डिवाइड करते हो n से, तो क्या इसे कहते हैं हम लोग मीन स्क्वायर एरर। स्क्वायर करने का एक ही उद्देश्य है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एरर कैंसल आउट आपस में ना हो जाए ऐड करने पे। दिस इज कॉल्ड द मीन स्क्वायर एरर। नेक्स्ट, जो ट्रेनिंग रूल है, एलएसटीएम बहुत तरीके से ट्रेन किया जा सकता है। तो अगर हम कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, एमएससी को कॉस्ट फंक्शन भी कहा जाता है, एरर फंक्शन भी कहा जाता है। तो उसके लिए डब्ल्यू के प्लस वन इज टू डब्ल्यू के माइनस अल्फा डेल ई बाई डेल डब्ल्यू। यहाँ पे के क्या इटरेशन है, के प्रेजेंट इटरेशन है, के प्लस वन अगला इटरेशन है। तो W के इस इटरेशन का वेट है, W के प्लस वन अगले इटरेशन का वेट है। तो इक्वेशन ये बताता है इस इटरेशन के वेट से अगले इटरेशन के वेट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, W के प्लस वन W के माइनस अल्फा इंटू डेल ई बाई डेल डब्ल्यू। याद करिएगा डेल ई बाई डेल डब्ल्यू क्या था हमारा, ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट। अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग रेट ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क का जो लर्निंग रेट है उसे कहते हैं हम लोग अल्फा। ये वैरी करता है सिस्टम के डेटा के ऊपर। और डेल ई बाई डेल डब्ल्यू जो ग्रेडियंट है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, डेल ई बाई डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल ई बाई डेल वाई इनटू डेल वाई बाई डेल डब्ल्यू। इसको कहा जाता है चेन रूल। दिस इज कॉल्ड द चेन रूल फॉर मशीन लर्निंग। चेन रूल, चेन रूल में हम क्या करते हैं, डेल ई बाई डेल डब्ल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते, इसको कैलकुलेट करने के लिए डेल ई बाई डेल वाई इनटू डेल वाई बाई डेल डब्ल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द चेन रूल। इस तरीके से आप एलएसटीएम को ट्रेन कर सकते हो। नेक्स्ट वी कम टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट क्या है कि बेसिकली 20 या 25, एक एग्जांपल लेते हैं 20% ड्रॉप आउट का। क्या होता है कि जैसे जैसे आप डेटा फीड करते जाते हो न्यूरल नेटवर्क को, वेट क्या होते जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए। आप डेटा न्यू डेटा देते जाओगे, वेट क्या होते जाना चाहिए, चेंज होता जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, पुराने डेटा में कई सारे रिपीटेड वैल्यूज होते हैं। क्या होता है, पुराने डेटा में कई सारे रिपीटेड वैल्यूज होते हैं। रिपीटेड वैल्यूज होने के कारण वेट चेंज नहीं होता, वेट सिमिलर रह जाता है। वेट सिमिलर रह जाने के कारण क्या होता है, जो नेटवर्क है न्यू पैटर्न्स को ढूंढ नहीं पाता। क्या होता है, न्यू पैटर्न्स को वो ढूंढ नहीं पाता, नहीं ढूंढ पाता वो। इस प्रॉब्लम को कहते हैं हम लोग ओवर फिटिंग। कहने का क्या मतलब है, आप अगर मान लीजिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेट अस से आप क्या कर रहे हो, एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और आपको मैं एक ही तरह के सेम तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, 1000 या 1000 आपने एक ही तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए। अचानक से अगर मैं आपको नया क्वेश्चन दे दूंगा ना, तो शायद नया क्वेश्चन ना सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने एक ही तरह के क्वेश्चन बार 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 सॉल्व किए। नया कुछ दूंगा आप कर नहीं पाओगे, नया क्वेश्चन आपने कभी सॉल्व ही नहीं किया। इसलिए जरूरी है, जहां पे जिन न्यूरॉन्स में
एक ही तरह के वैल्यूज हैं, उनको ना हम हटाते जाएं, उनके कनेक्शंस को हटाते जाएं, इसको कहते हैं ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का क्या मतलब है कि आपका न्यूरल नेटवर्क में हर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, जहां बहुत ज्यादा सिमिलर टाइप के वैल्यूज है ना, उन न्यूरॉन्स के साथ आप कनेक्शन को क्या कर दो, तोड़ दो। हर इटरेशन, हर लेयर पे आप क्या करो, अगर आपने 20%, 20% का ड्रॉप आउट मतलब क्या, इस लेयर से अगले लेयर तक अगर आपने 20% न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन तोड़ दिया ताकि बिल्कुल सिमिलर सिमिलर वैल्यूज ना हो, दैट इज कॉल्ड 20% ड्रॉप आउट। अगर आपने 30% के साथ किया तो 30% ड्रॉप आउट। जनरली 15 to 20% ड्रॉप आउट एलएसटीएम नेटवर्क्स में स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। तो ड्रॉप आउट इंपॉर्टेंट है ओवर फिटिंग के प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, ताकि वो नए पैटर्न्स को भी एलएसटीएम नेटवर्क ढूंढ सके। नेक्स्ट हम आएंगे स्टॉपिंग कंडीशन पे। तो आप क्या करोगे, एलएसटीएम के ट्रेनिंग को इटरेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, एरर मीन्स पर एरर क्या होता है, घटता जाएगा घटता जाएगा। जब ये एरर ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग को स्टॉप कर देते हैं। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए एरर कांस्टेंट हो ही नहीं रहा है, मतलब एरर फ्लक्चुएट करता जा रहा है, घट रहा है बढ़ 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 रहा है, तो मैक्सिमम हम लोग 1000 इटरेशन तक ही चलाते हैं। 1000 इटरेशन के पहले अगर कांस्टेंट हो गया, मान लो 60 इटरेशन में एरर कांस्टेंट हो गया, तब तो 60 इटरेशन भी स्टॉप कर दो। नहीं तो अगर कांस्टेंट हो ही नहीं रहा है तो मैक्सिमम 1000 इटरेशन पे जाकर स्टॉप जबरदस्ती कर दो, करना ही है तो इनफाइनाइट तक थोड़ी ना चलाते जाओगे आप ट्रेनिंग को। तो दिस इज की स्टॉपिंग कंडीशन बोलते हैं इसको, या तो आपका एरर कांस्टेंट हो जाए या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस कंप्लीट हो जाए, जो भी पहले। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अगर आप एलएसटीएम नेटवर्क यूज कर रहे हो किसी चीज के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, कोई प्रेडिक्शन प्रॉब्लम के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो दो तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं एलएसटीएम कितना अच्छा काम कर रहा है उसको पता करें। एक नंबर है इटरेशंस, कितने इटरेशंस में आपका एलएसटीएम नेटवर्क का एरर स्टेबल हो जा रहा है। मान लो एक नेटवर्क है इसमें एरर स्टेबल हो जा रहा है 30 इटरेशन में, 30 इटरेशन में ही एरर स्टेबल हो जा रहा है। दूसरा एक नेटवर्क एलएसटीएम नेटवर्क है जिसमें एरर फ्लक्चुएट कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जाके 100 इटरेशन में स्टेबल हो रहा है। इसमें 30 में ही हो जा रहा है, इसमें 100 में हो रहा है। इटरेशन जितने कम होंगे, देखिए इटरेशन जितने कम होंगे टाइम भी उतना ही कम लगेगा, तो इटरेशन कम हो तो बेहतर है। सेकंड, एरर, एरर को हम लोग परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम लोग मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर भी बोलते हैं। तो प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, एरर डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू। अगर आप प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू जो एरर है उसको एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दो, सारे एरर्स को प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल, और सारे को ऐड कर दो, पी आई P1 माइनस A1 बाई A1 प्लस P2 माइनस A2 बाई A2 प्लस P3 माइनस A3 बाई A3 प्लस P4 माइनस A4 बाई A4। ऐसे कर सबको अगर आई 1 टू एन तक ऐड करो, फिर एन से डिवाइड कर दो, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे कहते हैं मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। और एक्यूरेसी होती है 100 माइनस एरर का परसेंटेज। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए एरर है आपका 4%, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, एरर कितना आपका 4%, तो एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी भाई, 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 कितना होता है 96%। तो आपकी एक्यूरेसी क्या हो गई 96%, एरर क्या हो गया 4%। मान लीजिए आपका एरर है 2%, तो एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी आपकी 98%, क्योंकि 100 माइनस 2 कितना 98 होता है। तो हम हमेशा चाहते हैं इटरेशंस कम हो, एरर कम हो, एक्यूरेसी ज्यादा हो, ये इंपॉर्टेंट है।